हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज झारखंड के पढ़ाने जा रहा हूँ। ये उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड का बुक है और ये चैप्टर नंबर 4 है। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झाड़ियाँ एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। यहाँ पे झाड़ी ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे 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 चेंजेज हुआ समय में उस तरह देखते हुए झारखंड का नाम बदलते गया। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में इसको पुंड और पुरंड कहते हैं। ऋग्वेद में इसको किकट कहते हैं। अथर्ववेद में इसको वात्र प्रदेश कहते हैं। वायु पुराण में इसको मुरंड कहते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में इसे मुरंड कहते हैं। विष्णु पुराण में इसको मुंड कहते हैं। भागवत पुराण में इसको किकट प्रदेश कहते हैं। महाभारत में इसको पुंडरीक, पशुभूमि, कर्क खंड, अर्क खंड कहते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में इसको कलिंद देश कहते हैं। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा जाता है। तारीख ए फिरोजशाही में झारखंड, तारीख ए बंगला में झारखंड, सियार सियार उल मुखत्रिन में झारखंड कहा जाता है। कबीर के दोहे में झारखंड कहा जाता है। जयासी द्वारा झारखंड कहा जाता है। अकबरनामा झारखंड कहा जाता है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड कहा जाता है। आईने अकबरी में कोकर और खंखरा कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकट और कुकट देश कहा जाता है। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा जाता है। फाहियान द्वारा कुकट लॉर्ड कहा जाता है। ह्वेन-त्सांग द्वारा किलोना, सुकालाना, कर्ण सुवर्ण कहा जाता है। मुगल काल में खुखरा, कुकरा और कोकरा कहा जाता है। तुजक ए जहांगीरी में खोखरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया। प्राचीन काल के गुप्त शासकों और गोंड शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। गुप्त शासक जो था वो सर्वाधिक पीरियड तक शासन किया। और गोंड के शशांक मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित था। और मध्यकाल में बहुत सारे क्षेत्रीय शासक उभर के आया। ह्वेन-त्सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काई लॉ, इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए कोह कहा। राजमहल के लिए कीचिंग काई लॉ कहा और पहाड़ी के लिए दामिन ए कोह कहा। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र में नरी खंड तथा बाद में कांकजोल नाम का संबोधन किया गया। संथाल परगना क्षेत्र को नारी खंड और बाद में कांकजोल नाम का।
1833 में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विलिंग्सनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची नाम से जाना गया। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, जनजाति और महत्वपूर्ण बातें। असुर का प्रवेश हुआ। झारखंड के प्राचीनतम जनजाति है। रांची, लोहरदगा, गुमला में इसका स्थान है। बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, संभावित कुमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश। कोरवा, फिर मुंड उरांव हो। मुंडाओं ने नागवंश के स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड के राजमहल और पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। चेरो, खरवार और संथाल। 1000 ईस्वी पूर्व चेरो, खरवारों और संथाल को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाले सभी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग के बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। पूर्व मध्यकाल में हजारीबाग में बटे और ब्रिटिश काल में पूरा संथाल परगना क्षेत्र में विस्तारित कर लिए। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों का वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुर को लिंग पूजन और शिष्णों का देव कहा गया। ऋग्वेद में लिंग पूजन और शिष्णों का देव। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से होकर वीरभूमि तक के पठार क्षेत्र में झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड विरहद्र वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। चैप्टर नंबर 5, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में भी डिवाइड किया गया है। धर्मपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पूरा पाषाण काल, इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में लोग शिकारी करते थे, खाद्य संग्राहक थे और कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। आग से जानकारी मिली थी, इसको आग ऐसा होता है, आग के बारे में जाना था, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा। झारखंड में इस काल में के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर,
पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए। हजारीबाग से पुरापाषाण कालीन मानव के द्वारा निर्मित पत्थर का औजार मिला। हजारीबाग में औजार भी मिला। पुरापाषाण काल में मानव का क्या भूमिका रहता था? ये शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, लेकिन और आग के बारे में मध्यपाषाण काल, इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। इसमें पहला में जो पुरापाषाण काल में था उसमें शिकारी करना सीख गया था और फिर खाद्य संग्रह भी करता था। जैसे कहीं पेड़ उड़ है उसको तोड़ के फल उल को तोड़ के और फिर नीचे ज़मीन के अंदर पे कोड़ के कोई आलू उलू निकाल के सब खाया करता था, फल उलू। और आग के बारे में जानता था लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। और मध्यपाषाण काल में वो कुत्ता ही सबको पालने सीख गया था, गाय ही सबको रखने लगा। सबसे पहले कुत्ता ही पालने सीखा था। फिर नवपाषाण काल में इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग का उपयोग, कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल में के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में से प्राप्त हुआ। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल को 12 हस्त कुठार पाया गए हैं। नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो चुका था, आग का उपयोग करना सीख गया था और कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। धर्मपाषाण काल में इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को धर्मपाषाण काल, सबसे शुरू में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में इसमें लोग शिकारी करते थे या कि कोई भी पत्थर का यूज जैसे करते थे वो थोड़ा नोकीला होता था। तो थोड़ा जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ते गया वो थोड़ा और छोटा होते गया और फिर और धारदार होते गया। उसके बाद लोग तांबे से परिचित हुए। पत्थर के साथ साथ अब तांबा का भी यूज करने लगा था सब। धर्मपाषाण काल में मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु था तांबा ही धातु थी। पहला बार मानव जो प्रयोग किया धातु का वो तांबा ही धातु था। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम से ही तांबा उंबा बनता था और आगे सब जगह सप्लाई होता था। इस काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने का कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी हजारीबाग के बाहर गन्ना में तांबा 39 खानों का अवशेष मिला। हजारीबाग के 12 गंडा में तांबे का 39 खान का मिला और असुर, बिरजिया और बिरहोर जो था वो तांबे गलाने में एक्सपर्ट था। ताम्र और तांबा युग, इस युग में तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हुआ।
इस युग में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबे का खानों का आयस्क निकाल कर उसे गला कर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया गया था। कांस्य युग, इस युग में तांबे के टीन मिलाकर कांस्य निर्मित तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने लगा था। कांस्य युग में उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र में के असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति थी और बिरजिया जनजाति कांस्य युगीन औजार का प्रारंभ करता माना जाता है। लोहा युग, इस युग में लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर और बिरजिया जनजाति को ही लोहा युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। असुर और बिरजिया जनजाति था वही लोहा युग का स्टार्ट किया था और लोहा का उपकरण ढेर सारा उपकरण बनाना लोह युग में प्रारंभ हो गया था। असुर और बिरजिया जनजाति के उत्कृष्ट लोहे तकनीकी का विकास किए। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। जहां 10वीं में इस लोहे का तलवार का निर्माण किया जाता था। देखिए झारखंड का संपर्क विदेशी राज्यों से भी था। यहाँ का निर्मित लोहा मेसोपोटामिया में भेजा जाता था और 10वीं में इस लोहे के तलवार का निर्माण किया जाता था। 10वीं का विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग पूर्व बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ में अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप और काले भूरे बालुआ पत्थर का सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी, हजारीबाग 8वीं शताब्दी के अभिलेख। दुमदमा, हजारीबाग शिवलिंग। भावनानाथ गढ़वा आखेट शिकार के चित्र जिसमें हिरण, भैंस आदि पशुओं का चित्र है। प्रागैतिहासिक काल में की गुफाएं शैल चित्र भी मिलता है। पांडु पलामू 4 पाए वाला पत्थर की चौकी। इसे पटना संग्रहालय में सूचित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे की औजार। पलामू किला में जो अवशेष मिला, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति। पलामू प्रमंडल, तीनों पाषाण कालों के औजार। बारूडी सिंहभूम, पाषाण काल मृदभांड टुकड़े, पहाड़ों पत्थर का हथौड़ी, पक्की मीट की मटके। बेनुसागर सिंहभूमि 7वीं शताब्दी की जैन मंदिर। बोनगरा सिंहभूमि, हाथ के बने मृत भांड, पत्थर के मनके। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं 6, जिसमें झारखंड में आर्थिक धार्मिक आंदोलन।
झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ाई करते हैं। जैसे धार्मिक आंदोलन कौन कौन हुआ है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म में जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए अद्गा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी जो 1365 मीटर ऊंचा है और 4478 फीट ऊंचा। यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यह जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण 1717 में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। जैन के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ पहाड़ी में निवारण हुआ इसका, और ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर इसी पहाड़ी में निवारण हुआ। 24 में 20 तीर्थंकर यहीं पे निवारण हुआ उसका। पारसनाथ में निवारण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के मानभूम वर्तमान में धनबाद में स्थित है। यह जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुआ है। सिंहभूम के बेनू सागर से 17वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिंहभूम के प्रारंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें शरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन महावलंबियों थे। शारक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोग ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हू पहाड़ी यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध और जैन दोनों से है। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियां का अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ी पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ का ज्ञान प्राप्त हुई थी। शीतनाथ को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकर का प्रतिमा है। 9 जैन तीर्थंकर का प्रतिमा है। और फिर इस पहाड़ी के पत्थर पर एक पद्म चिन्ह है, जिसे
जैन धर्म के अनुयायी पारसनाथ का पद चिन्ह मानते थे। मूर्तिया गांव, अब बौद्ध धर्म। मूर्तिया गांव यह पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीघ्र शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। करुआ गांव यहाँ से बर्म बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्यकुंड यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिला है। बहोरनपुर यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध का 12वां वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। बेलवा दांग यहाँ खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कटुंग गांव यह गुमला में स्थित है। यहाँ से बुद्ध का एक प्रतिमा मिला है। पटम्बा गांव यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध के 2 प्रतिमा मिली है। दियापुर दालमी यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यहाँ बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोल मारा यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। इचाकगढ़ यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बुद्ध देव के हैं। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध का 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड के बौद्ध धर्म की वर्जयान शाखा विकसित हुई है। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। चैप्टर नंबर 7 प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। मौर्य काल मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता है। मगध से जो दक्षिण की ओर जाता था उसको झारखंड की ओर जाना जरूरी था। झारखंड ही से होकर ही मगध का रास्ता दक्षिण मार्ग की ओर अग्रसर होता था। मौर्योत्तर काल झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकट और कुकट देश नाम से इंकित किया गया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र जो लिखा था उसमें झारखंड को कुकट या कुकट देश कहा। और कौटिल्य के अनुसार कुकट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी।
जो और कौटिल्य लिखा अपना झारखंड के बारे में, उसको कुकट या कुकट देश कहा। और फिर वहाँ और बताया कि वहाँ पर गणतंत्र जैसा शासक था, और चंद्रगुप्त ने अपना एक पदाधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम रखा था आटविक। जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग, शत्रुओं के इनके गठबंधन को रोकना। इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा, इंद्रनावक नदी से हीरे की प्राप्ति किए जाते थे। इंद्रनावक संभवतः इब और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना का प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वो अपना झारखंड का उल्लेख कुकट देश के नाम से किया था, और लिखा था यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन होता था। और चंद्रगुप्त आटविक नाम का पदाधिकारी का नियुक्ति किया था, जिसमें जनजातियों के बारे में उसका हाल चाल पूछा करता था, उसको नियंत्रण करता था। और कहा इंद्रनावक नाम का नदी है, वहाँ हीरा मिलता था। और चंद्रगुप्त अपना हाथी को झारखंड से मंगाया करता था, अपना सेना में भर्ती करता था। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों का सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक, आटव और आटवी प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत भी था। झारखंड क्षेत्र में इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख सेकंड में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि वो लोक परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु रक्षित नाम का अधिकारी भेजा था। अशोक जो है कलिंग शिलालेख 2 में लिखा था कि जितना जनजाति है झारखंड में, वो हमारा धर्म का आचरण को फॉलो करे, ताकि वो लोक परलोक में अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। और अशोक अपना बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए रक्षित नाम का अधिकारी भी भेजा था झारखंड में, ताकि सब बौद्ध धर्म से परिचित हो और वो अपना धर्म का प्रचार करे, और सभी लोग अशोक के धर्म को फॉलो करें और अच्छा से रहे। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में
अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावे भारत का विदेशी व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिस जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। सिंहभूम। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों का पुष्टि होता है। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। सिंहभूमि से रोमन साम्राज्य का सिक्का प्राप्त हुआ। मौर्योत्तर काल आते आते विदेशी आक्रमण भारत में घुसने लगे थे धीरे धीरे, और उस सिक्का का अवशेष मिलने लगा, उसका लेख का अवशेष मिलने लगा। इससे पता चलता है कि झारखंड भी उससे अछूता नहीं था। यहाँ भी जो आक्रमणकारी थे वो आ चुके थे। जैसे झारखंड के सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, चाईबासा में इंडो सिथियन का सिक्का प्राप्त हुआ, रांची में कनिष्क कालीन सिक्का प्राप्त हुआ। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हजारीबाग के मधुई पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ। झारखंड में मुंडा पाहन महतो भंडारी प्रथा गुप्त काल का देन माना जाता है। गुप्त काल में क्या हुआ, जैसे भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इसमें हिंदू धर्म का प्रचार बहुत अच्छा से हुआ था। लोग हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व मानने लगे थे, और इससे जैसे मधुई पहाड़ को काटकर मंदिर बनाया गया था हजारीबाग में, और बहुत सारा जनजातीय गुप्त काल में अपना प्रथा को चालू करने लगे थे। जैसे समुद्रगुप्त गुप्त काल का एक शासक था, राजा था। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था, जो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रयागप्रस्थी इलाहाबाद प्रस्थी में मिलता है। प्रयागप्रस्थी के लेखक हरिसेन हैं। इस विजयों में एक आठवीं विजय भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, और इसका विजय का वर्णन प्रयागप्रस्थी में जो हरिसेन द्वारा लिखा गया था, प्रयागप्रस्थी, उसी में इसका वर्णन मिलता है। जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत अच्छा शासक थे। वो बहुत सारा राज्य को अपने कब्जे में किए थे। वो बहुत राजाओं को हराए थे। वो बहुत ही बेहतर लड़ाकू थे, और वो जिससे जंग लड़ते थे उससे जीत के ही रहते थे। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था।
इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। हरिसेन जो है वो आठवीं विजय का वर्णन करता था, और आठवीं जो है वो झारखंड प्रदेश का हिस्सा था, और समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र इसी यही आठवीं के अंदर में था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को उसके राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध का धर्म का पतन प्रारंभ हो चुका था। समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इस हरिसेन अपना प्रयाग प्रशिस्त में लिखा था कि आठवीं विजय एक होता है, और आठवीं विजय जो हुआ था वो झारखंड आठवीं विजय में उसका आठवीं प्रदेश में उसका हिस्सा था। और फिर छोटा नागपुर को उसने मुरुंड देश कहा, और बौद्ध धर्म का जो पतन स्टार्ट हुआ वो समुद्रगुप्त के काल से ही हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रारंभ झारखंड प्रदेश में हुआ भी था। इसका काल में चीनी यात्री फाहियान 405 में ईस्वी में भारत आया था, जिसके झारखंड को कुकुटलाड कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में फाहियान भारत आए थे और झारखंड को कुकुटलाड देश कहे थे। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, स्थान, जिला प्राप्त अवशेष। मदोही पहाड़, हजारीबाग, पत्थरों को काट कर बनाए गए 4 मंदिर, सतगावा, कोडरमा मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित। पिडोरिया, रांची पहाड़ी स्थित कुआं। गुप्तोत्तर काल, शशांक, गोंड पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य का सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानी स्थापित किए। संथाल परगना का बड़ा बाजार दुलमी प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराया। शशांक के काल में प्रसिद्ध मंदिर बेनू सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र में अवस्थित कोचंग
कोचांग में स्थित है। सशंग जो था बंगाल का शासक था और इसका जो क्षेत्र था झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में था। जो प्रथम प्राचीन काल का जो प्रथम शासक है जो अपना राजधानी को झारखंड में स्थित किया था। और इसका जो मेन जो हिंदू धर्म को बढ़ाना था और ये शिव भक्त थे, शिव का बहुत सारा मंदिर का निर्माण कराए थे। और ये बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन थे। ये बौद्ध धर्म को अनुयायी को ये बहुत प्रताड़ित करते थे और ये अपना हिंदू धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। हर्षवर्धन, वर्धन वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसका साम्राज्य काजांचल राजमहल में कुछ भाग शामिल था। काजांचल ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत राजमहल में चर्चा किया गया है। अन्य तथ्य, हर्यंक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचारक करता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश सेना झारखंड के हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध के सीमा में विस्तृत माना जाता था। थैंक यू फ्रेंड, कल से नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।